नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो स्पेशल वीडियो है वो संप्रभुता को लेकर है। यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए विशेष महत्वपूर्ण चैप्टर है संप्रभुता। संप्रभुता से अक्सर जो है कि प्राय लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, चाहे यूपी टीजीटी हो गया, चाहे पीजीटी प्रवक्ता की भर्ती हो गई। तो संप्रभुता का जो आशय है सर्वोच्च सत्ता से है, अंतिम सत्ता से और प्रभु सत्ता से। अर्थात संप्रभुता को सर्वोच्च सत्ता भी कहते हैं, अंतिम सत्ता भी कहते हैं, वह प्रभु सत्ता भी कहते हैं। और इस यह जो है सब प्रभुता का जो अंग्रेजी है वो सोवरेंटी है। सोवरेंटी जो है कि लैटिन वर्ड है, अर्थात लैटिन शब्द है। सोवरेंटी का जो अभिप्राय है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जो है कि सुपर और एनस। और सुपर एनस का जो मतलब होता है वो सर्वोच्च सत्ता से है। तो दोस्तों, संप्रभुता को राज की आत्मा भी कहते हैं। इसका मूल अवधारणा संप्रभुता की मूल अवधारणा राजनीतिक है, और ये जो है आधुनिक काल की देन है। अर्थात संप्रभुता का जो यूज किया था आधुनिक काल की देन है। तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है, जिसके आदेशों का पालन राज्य की सीमा में रहने वाले सभी व्यक्ति या संगठन या समुदाय करते हैं। जी हाँ, संप्रभुता का जो सीधा सा आशय है वो सर्वोच्च सत्ता से है, और जो कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है कि जिसके आदेशों का पालन राज्य की सीमा के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति, संगठन एवं समुदाय करते हैं। तो संप्रभुता का निवास सिर्फ राज्य में होता है। जी हाँ, संप्रभुता के का निवास जो है सिर्फ और सिर्फ राज्य में होता है। यहाँ राज्य से आशय राजनीतिक विज्ञान में देश से लिया जाता है। तो संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है, यह राज्य का मापदंड भी है, यह राज्य का सार तत्व है। संप्रभुता अभौतिक तत्व है। संप्रभुता राज्य का आध्यात्मिक तत्व है। संप्रभुता के अभाव में राज्य रूपी संगठन की सत्ता संभव नहीं है। जी हाँ, संप्रभुता अगर नहीं रहेगा तो राज रूपी जो संगठन है उसकी सत्ता संभव नहीं है। संप्रभुता 16वीं सदी की विचारधारा है, और संप्रभुता का या सर्वोच्च सत्ता का या प्रभु सत्ता का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो जीन बोंदा ने किया था। जीन बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। जी हाँ, संप्रभुता के यानी अर्थात सर्वोच्च सत्ता या प्रभु सत्ता का जो प्रथम बार प्रयोग किया था वो जीन बोंदा ने किया था 16वीं सदी में, और जो अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में इसका प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों, वहीं ऊपर आप देख रहे हैं कि अमर्यादित संप्रभुता का जो प्रतिपादक है बोंदा है, मर्यादित संप्रभुता का जो प्रतिपादक है लॉक है, जन या लोक संप्रभुता का जो प्रतिपादक है रूसो है, विधिक या कानूनी संप्रभुता का जो प्रतिपादक है ऑस्टिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं कि प्रभुसत्ता या संप्रभुता के विकास की अवधि क्या है। दोस्तों, अगर यहाँ पे बोला जाएगा शायद संप्रभुता का यूज किया जाएगा या प्रभुसत्ता या सर्वोच्च सत्ता का यूज किया जाएगा तो इसमें कन्फ्यूजन न हो। सभी का आशय एक ही है, संप्रभुता से है। तो जो संप्रभुता के विकास की जो अवधि है वो 16वीं सदी में जीन बोंदा ने प्रस्तुत की थी। फिर 17वीं सदी में इसी को आगे बढ़ाते हुए हॉब्स, लॉक और ग्रोशियस ने की थी। 18वीं सदी में रूसो ने किया था, और 19वीं सदी में ऑस्टिन ने। तो जीन बोंदा ने आंतरिक संप्रभुता की बात कही थी, और ह्यूगो ग्रोशियस ने बाह्य संप्रभुता की बात कही थी। संप्रभुता बराबर राज, राज बराबर संप्रभुता। जी हाँ, अगर राज्य में संप्रभुता नहीं होगी तो वो राज नहीं कहलाएगा, और अगर राज्य है तो वहाँ पे संप्रभुता भी जरूर होगी। प्राचीन काल में अरस्तु ने प्रभुसत्ता के लिए सर्वोच्च सत्ता शब्द का इस्तेमाल किया था। मध्यकाल में जो है कि प्रभुसत्ता के स्थान पे क्षेत्रीय आधिपत्य शब्द का इस्तेमाल होने लगा, और आधुनिक काल में लॉक विचारक ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च सत्ता का इस्तेमाल किया। इस तरह संप्रभुता जो शब्द है उसको जो है सर्वोच्च सत्ता प्लस क्षेत्रीय आधिपत्य के रूप में को जोड़ कर देखा जाता है, जिसका आशय होता है संप्रभुता। तो प्राचीन काल में अरस्तु ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च सत्ता का शब्द का इस्तेमाल किया था। मध्यकाल में क्षेत्रीय आधिपत्य का इस्तेमाल होने लगा, और आधुनिक काल में फिर से लॉक ने सर्वोच्च सत्ता का इस्तेमाल किया। अब जो है कि विचारक जो है जिन्होंने प्रभुसत्ता का इस्तेमाल किया था उनके अनुसार कुछ पॉइंट आउट देख लेते हैं। बोंदा ने कहा है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता अंतिम सत्ता होती है, जिसके विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन नहीं किया जा सकता, और इसके आदेशों की कोई अवहेलना भी नहीं किया जा सकता। अर्थात बोंदा के अनुसार कहा गया है कि राज्य की सत्ता ही सर्वोच्च सत्ता और अंतिम सत्ता होती है, जिसके विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन भी नहीं किया जा सकता, न ही आदेशों का कोई अवहेलना कर सकता है। वही बोंदा ने एक और
जो है कि बात कही कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च सत्ता है जिसके ऊपर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्थात संप्रभुता राज्य की वो सर्वोच्च सत्ता होती है जिसपे कानून का भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वही ग्रोशियस ने कहा है कि संप्रभुता किसी व्यक्ति में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्यों के ऊपर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता है। बोंदा ने कानून का कोई प्रतिबंध नहीं बताया है, तो वही ग्रोशियस ने कहा है कि संप्रभुता किसी व्यक्ति में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्यों के ऊपर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता है। अब जीन बोंदा ने जिस संप्रभुता का प्रतिपादन किया है वह ईश्वरीय नियमों, प्राकृतिक नियमों, दैवी नियमों, नैतिक नियमों से सीमित है। अर्थात जो जीन बोंदा का जो संप्रभुता है वो जो है कि ईश्वर के नियम, प्राकृतिक नियम, दैवी नियम और नैतिक नियमों से सीमित है। लेकिन यहाँ पे एक और आगे बात जोड़ रहा है कि लेकिन व्यक्ति द्वारा जो कानून बनाया गया है इससे वह ऊपर है, इसलिए जीन बोंदा का जो संप्रभुता है वो अमर्यादित हो जाता है। अमर्यादित संप्रभुता का जनक जो है बोंदा है, जैसा कि ऊपर बताया गया था। अब हाब्स और ऑस्टिन दो ऐसे विचारक हैं जिन्होंने संप्रभुता को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया है। हाब्स और ऑस्टिन, वही ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता को कानूनी स्वरूप प्रदान किया है और कहा है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। तो ये ऐसा जो कहने वाले हैं ऑस्टिन है। ऑस्टिन ने आगे कहा है कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज में राज्य में एक निश्चित मानव श्रेष्ठ होता है जिसके आदेशों का पालन समाज का विशाल अंग स्वयं करता है, परंतु वह मानव श्रेष्ठ अपने जैसे अन्य मानव श्रेष्ठों से आज्ञा पालन का अभ्यासी नहीं होता है। उस समाज में उसी को संप्रभु माना जाता है। जी हाँ, ऑस्टिन का ये कथन है। अगर जो है कि कीवर्ड पकड़ना है तो मानव श्रेष्ठ जो है कि ऑस्टिन के कथन में आया है, तो आप यहाँ से जो है कि जान सकते हैं कि ये कथन मानव श्रेष्ठ अगर आएगा तो आप जान सकते हैं कि ये ऑस्टिन का कथन है। विलोबी के अनुसार विलोबी कहता है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। बर्गेस कहता है कि संप्रभुता व्यक्तिगत प्रजाजनों तथा उनके समस्त समुदाय के ऊपर राज्य की मौलिक, पूर्ण तथा असीमित शक्ति है। वही जेलेनिक कहता है कि संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या वाह शक्ति के आदेश से बाध्य नहीं है। गार्नर कहता है कि संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा से आबद्ध होता है, अन्य किसी इच्छा से नहीं। कोई अन्य ताकत उसकी शक्ति को सीमित नहीं कर सकता। तो इस तरह संप्रभुता के विषय में किन किन विचारकों ने क्या क्या कहा है उससे जो है कि कमेंट हुआ है। अब जो है कि संप्रभुता के गुण के बारे में हम जान लेते हैं कि संप्रभुता के आखिर लक्षण या गुण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निरंकुशता, अविभाज्यता, पूर्णता, सार्वभौमिकता, अदेयता, स्थायित्व व मौलिकता संप्रभुता के गुण हैं। इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जैसे कि संप्रभु अर्थात अगर हम किसी ईश्वर को पर्टिकुलर किसी ईश्वर के बारे में कहेंगे तो ईश्वर के क्या क्या लक्षण होते हैं, वही संप्रभुता के लक्षण होते हैं। जैसे ईश्वर जो है यानी भगवान जो है वो कभी निरंकुश नहीं हो सकता है। भगवान का जो है या ईश्वर का जो विभाजन नहीं किया जा सकता। जो ईश्वर होते हैं अपने आप में पूर्ण होते हैं। जो ईश्वर होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं अर्थात सार्वभौमिक होते हैं। ईश्वर अदेय होते हैं अर्थात ईश्वर को दिया नहीं जा सकता। ईश्वर स्थायित्व होते हैं। ईश्वर का एक मौलिक लक्षण होता है। मौलिक ईश्वर में मौलिकता पाया जाता है, मौलिक होते हैं। तो दोस्तों जो ईश्वर के जब हम संप्रभुता के लक्षण की बात करते हैं तो जो ईश्वर के जो गुण होते हैं या ईश्वर के जो लक्षण होते हैं उसी के अनुसार संप्रभुता के लक्षण को पहचान सकते हैं। आपको जो है कि पेपर में दिया जाए कि इसमें से कौन संप्रभुता के लक्षण या गुण नहीं है, तो निरंकुशता, अविभाज्यता, पूर्णता, 2-3 जो है कि सही दिया रहेगा और एक जो है गलत दिया रहेगा। इसमें यहाँ पे अविभाज्यता और भाज्यता, दोस्तों यहाँ पे संप्रभुता के जो गुण है वो अविभाज्यता का है। ऑप्शन में आपको विभाज्यता दे सकता है, ऑप्शन में आपको अपूर्णता दे सकता है, ऑप्शन में आपको देयता दे सकता है, फिर ऑप्शन में आपको अस्थायित्व दे सकता है। अर्थात ये जो अ लगा के देगा वो बिल्कुल ही गलत रहेगा और अविभाज्यता में आपको भाज्यता ऑप्शन में मिलेगा। तो ईश्वर जो संप्रभुता के गुण हैं ये रहे हैं। जो पहला पॉइंट है निरंकुशता है, तो संप्रभुता राज्य की निरंकुश शक्ति है। निरंकुशता के अभाव में सर्वोच्च सत्ता के आदेशों के पालन में बाधा पैदा होता है जिससे व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाता है।
यहाँ पे निरंकुशता का जो आशय है वो पॉजिटिव सेंस में लिया गया है। विचारक हॉब्स ने संप्रभुता के लिए निरपेक्ष निरंकुशता को स्वीकार किया है, अर्थात हॉब्स महोदय ने जो संप्रभु को निरपेक्ष निरंकुश माना है, जबकि रूसो ने संप्रभु को सापेक्ष निरंकुश माना है। हॉब्स की निरंकुशता राजतंत्र की निरंकुशता है, जबकि रूसो की जो निरंकुशता है जन सहमति पर आधारित समान इच्छा की निरंकुशता है। हॉब्स की निरंकुशता व्यक्ति को बलपूर्वक बाध्य कर देती है, जबकि रूसो की निरंकुशता व्यक्ति को नैतिक रूप से बाध्य करती है। अब बढ़ते हैं अविभाज्यता की ओर। तो संप्रभुता अविभाज्य है। संप्रभुता के विभाजन का अर्थ है राज्य का विनाश। संप्रभुता किसी भी स्तर पर बांटी नहीं जा सकती और एक राज्य की सीमा में दो संप्रभु नहीं हो सकते हैं। संप्रभुता एक समग्र वस्तु है जिसमें आंशिकता कमी भी स्वीकार नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में संप्रभुता के पार्ट 2 में। तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।